हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। तो देखिए, आज का वीडियो ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, हम लोग 365 कर रहे हैं पीटी के लिए। तो इसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें एक वीडियो बना दिया गया है और आज का दूसरा वीडियो है। तो उसके पहले वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। देखिए, यूपीएससी पीसीएस कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये 365 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत फैक्चुअल डाटा होता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो हम लोगों ने बहुसंगठन में संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ा है, जो कि आगे ये सब सारे टॉपिक पढ़े गए हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं G20। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं G20 का। तो देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है G20 से, क्योंकि इस बार भारत ने इसको समायोजित किया था, अध्यक्षता की थी G20 का। तो बहुत सुर्खियों में रहा था। तो क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकते हैं। तो देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा, भारत ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में वसुधैव कुटुंबकम अथवा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम भी के साथ किया गया था। इसका थीम क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम अथवा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख आउटकम्स का यह परिणाम। इस शिखर सम्मेलन में देशों ने सर्वसम्मति से G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अपनाया गया। इसमें शामिल विषय सतत विकास लक्ष्यों SDG पर प्रगति में तेजी लाना, महिला सशक्तिकरण, बहुपक्षीय संस्थान में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और वैश्विक शांति, जैव ईंधन की खपत में बढ़ोतरी के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी GBA की शुरुआत की गई। ठीक है, GBA शुरुआत की गई थी। इसी में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी कि IMEC बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। अफ्रीकी संघ को G20 की अस्थायी सदस्य के रूप में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। अब देखिए, इसमें कुछ अन्य आउटकम भी हैं, जैसे कि पर्यावरण और जलवायु संबंधी पर्यवेक्षण के लिए G20 सैटेलाइट मिशन आरंभ करने का प्रस्ताव पेश किया गया। इस मिशन का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों की मदद करना है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए वैश्विक विनियामक फ्रेमवर्क बनाने पर सहमति बनी। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI का उत्तरदायी तरीके से उपयोग करने पर भी बल दिया गया। देखिए, AI इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अलग से ही पढ़ा जाएगा हम लोग साइंस एंड टेक में। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी पर G20 फ्रेमवर्क बनाने पर सहमति बनी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में वित्तीय समावेशन कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की गई। इसका उद्देश्य व्यक्तियों और MSME के लिए वित्तीय समावेशन का विस्तार करना है। काशी कल्चर पाथवे नामक दस्तावेज के तहत सदस्यों ने पहली बार सर्वसम्मति से एक स्टैंड अलोन लक्ष्य के रूप में संस्कृति की उन्नति का समर्थन किया। स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की मैपिंग हेतु G20 जेनरिक फ्रेमवर्क अपनाने पर सहमति बनी है। घोषणा पत्र में वन फ्यूचर अलायंस नामक स्वैच्छिक पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। यह पहल निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में DPI के कार्यान्वयन में सहायता करेगी। रिसोर्स एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी, इंडस्ट्री कोएलिएशन। दूसरा है ये ट्रैवल फॉर लाइफ यानी कि लाइफ का ये फुल फॉर्म है, ट्रैवल फॉर लाइफ जैसी पहले शुरू करने की बात कही गई है। थीमेटिक रोड मैप और सिद्धांतों को बढ़ावा देना। सूचनाओं तक MSME की पहुंच बढ़ाने के लिए जयपुर कॉल फॉर एक्शन को अपनाया गया। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में MSME के समेकन को बढ़ावा देना है। सतत और लचीली ब्लू इकोनॉमिक महासागर आधारित अर्थव्यवस्था पर चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत दस्तावेज अपनाया गया है। G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव को मजबूती प्रदान करने के लिए गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप यानी GIR और गांधीनगर सूचना मंच GIP को अपनाया गया है। G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव का लक्ष्य भूमि क्षरण को कम करना, रोकना और पूरी स्थिति को बहाल करना, साथ ही 2040 तक भू क्षरण को 50% तक कम करना है। संधारणीय पर्यटन के प्रसार हेतु सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में गोवा रोड मैप के महत्व को रेखांकित किया गया। अफ्रीकी AU के बारे में देख लीजिए, मतलब कि यूनियन, अफ्रीकी संघ बोलते हैं इसको। तो मुख्यालय इसका अदीस बाबा इथोपिया में है और उत्पत्ति 2002 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन
OAU 1963 से 1999 के जगह स्थापित किया गया था। सदस्य अफ्रीकी सदस्य 55 देश इस संघ में हैं, सदस्य हैं। उद्देश्य इसका उद्देश्य नागरिक समावेशन और अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग व एकीकरण द्वारा अफ्रीका की आर्थिक समृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देना है। अन्य प्रमुख तथ्य देखिए, G20 का अस्थायी सदस्य बनने वाला EU के बाद दूसरा क्षेत्रीय संगठन है। हाल ही में AU ने सैन्य तख्तापलट के कारण नाइजर को अपनी सभी गतिविधियों से निलंबित कर दिया है। नोट देखिए कुछ है। तो भारत अफ्रीका के दो अन्य महत्वपूर्ण समूहों यानी AFCFTA और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ यानी SACU के साथ भी जुड़ा हुआ है। दुनिया में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए 2018 में 55 अफ्रीकी देशों के बीच AFCFTA समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। SACU दक्षिणी अफ्रीका के 5 देशों बोत्सवाना, इस्वातिनी और लेसोथो, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक सीमा शुल्क संघ है। चलिए अब जानते हैं G20 के बारे में। बहुत चर्चे में है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, क्या पता क्वेश्चन इसमें से कुछ पूछें। तो इसकी उत्पत्ति देख लीजिए। 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक स्तर के आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया था। उद्देश्य, यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक व्यवस्था और गवर्नेंस को आकार देने एवं मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सदस्य तो USA, चीन, UK, भारत, इंडोनेशिया, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, रूस, मैक्सिको, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राज़ील, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इटली, सऊदी अरब, जापान है। और इसके भारत के G20 संस्थापक सदस्य भी है। G20 का प्रतिनिधित्व करता है तो देखिए 85% GDP में, वैश्विक व्यापार 75%, वैश्विक जनसंख्या 2/3। आगे देखेंगे तो इसके कार्य प्रणाली। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इसकी अध्यक्षता क्रमिक रूप से बदलती रहती है। सम्मेलन का नेतृत्व तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ट्रोइका यानी अर्थात भूतपूर्व, वर्तमान, आगामी अध्यक्ष देश G20 प्रेसिडेंसी में सहायक की भूमिका निभाते हैं। ट्रोइका के बारे में जानते हैं नहीं आप लोग? देखिए ट्रोइका क्या होता है। देखिए जैसे कि पहले इंडोनेशिया था, फिर भारत हुआ, फिर ब्राज़ील हुआ। तो ये इसमें भारत था, तो इसके पहले वाला और इसके बाद वाला, ये जो देश 3 रहेंगे उसको बोलेंगे ट्रोइका। 2024 में ट्रोइका भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका शामिल होंगे। G20 में 2 समानांतर ट्रैक शामिल हैं, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। इसका कोई अस्थायी सचिवालय या स्टाफ नहीं है। G20 उपलब्धियां देखिए, इसने कई वित्तीय संकटों से संबंधित मुद्दों का समाधान किया है, जैसे वैश्विक वित्तीय संकट 2008-9, यूरो जोन संकट 2010, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $10 ट्रिलियन का पैकेज, 2018 में USA चीन व्यापार समझौता, निम्न आय वाले देशों के लाभ के लिए कर संबंधी सुधारों को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका। नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पे कुछ संबंधित और भी हैं, जैसे कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। भारत ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के नेताओं के साथ मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की है। उद्देश्य इसका है जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने वाले मंच के रूप में कार्य करना तथा जैव ईंधन क्षेत्र में प्रगति और इसे व्यापक रूप से अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहन देना। GBA जैव ईंधन पर ज्ञान के केंद्रीय भंडार और एक विशेषज्ञ केंद्र के रूप में कार्य करेगा। भारत के लिए GBA के लाभ, जैव ईंधन से संबंधित भारत की पहलों जैसे PM जीवन योजना, सतत और गोवर्धन योजना को बढ़ावा मिलेगा। यह किसानों की आय बढ़ाने और नई नौकरियां पैदा करने में सहायक होगा। इसमें तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। और भारत अपने कच्चे तेल की आवश्यकता लगभग 80% से अधिक आयात करता है। यह राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के तहत सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इससे भारतीय उद्योगों के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। वैश्विक जैव ईंधन मांग को पूरा करना तथा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का निर्यात करना, GBA के वर्तमान सदस्यों में शामिल करना। G20 के 7 देश अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, भारत, इटली, दक्षिण अफ्रीका और USA। G20 के 4 आमंत्रित देश बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। 8 ऐसे देश जो G20 के सदस्य नहीं हैं, आइसलैंड, केन्या,
गुयाना, पराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड। 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो विश्व बैंक, एशियाई बैंक यानी कि एडीबी बोलते हैं, एशियाई विकास बैंक एडीबी, विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ और आर्थिक ऊर्जा एजेंसी आईईए। फिर नेक्स्ट है भारत मध्य यूरोप पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इसको इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं और शॉर्ट में IMEC। तो G20 शिखर सम्मेलन में भारत मध्य पूर्व एशिया आर्थिक गलियारे यूरोप आर्थिक गलियारे की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। इस MOU पर भारत, USA, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली के हस्ताक्षर किए गए हैं। IMEC में रेल मार्ग, जहाज, रेल पारगमन नेटवर्क, सड़क और समुद्र तथा सड़क परिवहन मार्ग व नेटवर्क शामिल होंगे। इसमें 2 गलियारे शामिल हैं। पूर्व गलियारा यह भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। उत्तरी गलियारा यह अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। फिर से देख लीजिए, पूर्वी का गलियारा क्या करेगा, भारत को अरब की खाड़ी जोड़ेगा। मतलब पूर्वी गलियारा यहाँ पे भारत है, यहाँ पे अरब है, तो यहाँ से ऐसे जोड़ेगा इसको। और उत्तरी गलियारा क्या करेगा, तो वो अरब को यूरोप से जोड़ेगा। मतलब यहाँ यूरोप हो जाएगा तो यहाँ अरब से जोड़ेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे और ऐसे, भारत को जाने में आसानी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उद्देश्य क्या इसका है, तो उद्देश्य है एक विश्वसनीय व लागत प्रभावी सीमा पार जहाज रेल पारगमन नेटवर्क का निर्माण करना। यह भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के पारगमन व्यापार को सक्षम बनाएगा। अन्य प्रमुख जानकारी देख लीजिए, तो यह परियोजना वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी PGII का हिस्सा है। ये देख लीजिए, एक ये भी बहुत चर्चा में था, मिलेट्स और अन्य प्राचीन अनाजों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल, महर्षि इसको बोलते हैं। तो G20 के कृषि क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिक के बैठक के दौरान अलग अलग प्रतिभागियों ने स्वस्थ लोग और ग्रह के लिए सतत कृषि एवं खाद्य प्रणाली हेतु सर्वसम्मति से महर्षि पहल के शुभारंभ का समर्थन किया है। तो अगर पूछ लिया कि महर्षि पहल किस लिए था, तो महर्षि पहल जानिएगा मिलेट्स और अन्य प्राचीन अनाजों पर अंतर्राष्ट्रीय संधान है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा, महर्षि याद रखिएगा। क्या पता महर्षि से आपको पता चले कि महर्षि वाल्मीकि के बारे में पूछ रहा है, वो इतिहास क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है। इसका सचिवालय भारतीय कद्दन अनुसंधान संस्थान यानी IIMR हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। इसमें ICRISAT, CGIAR केंद्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के साथ कृषि, जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा और पोषण के संबंध में अनुसंधान तथा जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस शिखर सम्मेलन का शीर्षक है RAISE रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायित्व, एक्सलेटेड यानी त्वरित, इनोवेटिव यानी कि नवोन्मेषी और सस्टेनेबल यानी संधारणीय तथा इक्विटेबल बिजनेस, तो न्याय संगत व्यवसाय। B20 की स्थापना 2010 में वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच के रूप में की गई थी। यह दुनिया भर से नीति निर्माताओं, व्यापारिक दिग्गजों और विशेषज्ञों को B20 इंडिया कम्युनिकेशन पर विचार विमर्श पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करता है। आगे देखेंगे तो सुर्खियों संबंधित एक ये था, भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय विवाद। वित्त मंत्रालय ने गुजरात में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के अवसर पर भारत इंडोनेशिया EFD संवाद शुरू करने की घोषणा की। EFD संवाद ने आर्थिक नीति निर्माताओं और वित्तीय विनियामकों को एक साथ लाकर द्विपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक तथा वित्तीय मामलों पर सहयोग बढ़ाने का आश्वासन दिया। इंडोनेशिया आसियान देशों में भारत के सबसे बड़े व्यापारी भागीदारी वित्त वर्ष 2022-23 में $38 बिलियन के रूप में उभरा है। चलिए आगे टॉपिक है बिम्स्टेक, इसके बारे में पढ़ेंगे। सुर्खियों में है तो ये बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक बैंकॉक, थाईलैंड में संपन्न हुई। भारत की इस बैठक में शामिल हुआ था। देखिए, भारत बैठक में शामिल हुआ था तो कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिम्स्टेक के बारे में पहले देख लीजिए। तो इसके बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्य राष्ट्रों बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ किया गया था। कौन कौन? भारत, यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे श्रीलंका और यहाँ पे थाईलैंड, यानी चार थे। ठीक है,
म्यांमार 1997 के इस संगठन में शामिल होने के बाद 2004 में इसका नाम बिम्स्टेक रखा गया। तो म्यांमार भी इसमें शामिल हो गया। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल। सचिवालय ढाका बांग्लादेश। तो इसका सचिवालय कहाँ पर? ढाका बांग्लादेश में है। उद्देश्य तेजी से आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए एक सक्षम परिवेश बनाना और साथ ही बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखना। सदस्य तो 7 सदस्य हैं। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। तो नेपाल 2004 में, भूटान में 2004 में इसमें ऐड हुआ। बिम्स्टेक के संस्थापक सिद्धांत संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और पारस्परिक लाभ पर आधारित है। 2022 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसे अपनाया गया था। इस चार्टर ने बिम्स्टेक को एक संगठन के रूप में औपचारिक रूप प्रदान किया। बिम्स्टेक का महत्व देख लीजिए यहाँ पर। तो इस समूह की वैश्विक जनसंख्या 22% की हिस्सेदारी रखता है और $2.7 ट्रिलियन का ये GDP इसमें है और एक विश्व का एक चौथाई व्यापारिक माल हर साल बंगाली खाड़ी से होकर गुजरता है। 6 मुख्य फोकस क्षेत्र इसमें है: व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है आसियान। आसियान के बारे में जान लीजिए। तो आसियान में 10 कंट्री हैं और इसमें एक और भी जुड़ गया इस बार। तो चलिए जानते हैं क्या है, सुर्खियों में क्यों है ये है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के जकार्ता में G20 आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में मुख्य आउटकम एक नज़र। भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने 12 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया, भारत पश्चिम एशिया, यूरोप को जोड़ने वाली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारे का निर्माण करना, आसियान साझेदारों के साथ भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक को साझा करना, डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की स्थापना करना, यह डिजिटल रूपांतरण और वित्त के सहज लेन देन के लिए वित्तीय एकीकरण में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। आसियान के बारे में उत्पत्ति, इसकी स्थापना 1967 में आसियान घोषणा बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद हुई थी। इस घोषणा पत्र पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने हस्ताक्षर किए थे। दक्षिण पूर्व एशिया में मित्रता और सहयोग की संधि TAC 1976 में स्थापित की गई थी। यह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और मैत्रीपूर्ण सहयोग के सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रतीक है। सचिवालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। सदस्य देख लीजिए कितने हैं। तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ऐसे 10 पूरे टोटल है। ठीक है। संवाद भागीदार तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, यूरोपीय संघ, जापान, रिपब्लिक कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस, यूनाइटेड किंगडम और USA। अन्य मुख्य जानकारी देखेंगे यहाँ पे। तो आसियान समुदाय, इसे 2015 में शुरू किया गया था और इसमें निम्नलिखित 3 स्तंभ शामिल हैं: आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। क्रॉस सेक्टोरल मामले में आसियान के मुख्य पहले: आसियान कनेक्टिविटी, आसियान स्मार्ट सिटी नेटवर्क, आसियान के एकीकरण और विकास अंतर को कम करने का पहल। आसियान +3 सहयोग में आसियान सदस्य देश चीन, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया शामिल है। भारत पूर्वी शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक यानी प्लस और विस्तारित आसियान समुद्री मंच जैसे आसियान के क्षेत्रीय मंचों में एक सक्रिय भागीदार है। भारत आसियान संबंध देख लीजिए यहाँ पर। तो भारत आसियान मुख्य संबंध है व्यापार। भारत का आसियान देशों के साथ व्यापार भारत के वैश्विक व्यापार का लगभग 11.3% है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते पर 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे। कनेक्टिविटी परियोजनाएं, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग IMT, कालादान मल्टी मॉडल परियोजना आदि। सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए आसियान कार्य योजना 2016 से 2025 ADDM+ आसियान और भारत सहित 8 संवाद भागीदारों के लिए मंच है।
संबंधित सुर्खियों भी थी, तो देखेंगे यहाँ पर। तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के जकार्ता में 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 18 देशों का एक मंच है। इसे क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया है। सदस्य ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और यूएसए। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया 2005 में मलेशिया के कुआलालंपुर में प्रथम पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आयोजन के साथ शुरू की गई थी। अब देखेंगे ब्रिक्स, सुर्खियों में क्या है ब्रिक्स। तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स की सदस्यता का विस्तार करते हुए 5 नए देशों को इस समूह में शामिल किया गया। तो वो कौन कौन से देश हैं अभी इसको देखेंगे। ब्रिक्स के 5 सदस्य देश ये देखिए, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, किसने? मिस्र हो गए अफ्रीका से, इथोपिया भी अफ्रीका से, ईरान और सऊदी अरब अरब कॉन्टिनेंट से, और यूएई भी वहाँ से, मतलब 3 अरब से, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, और उसके बाद मिस्र, इथोपिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हो गए। जोहान्सबर्ग सेकेंड घोषणा पत्र, यह वैश्विक आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक मामलों पर ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को शामिल करता है। अब ब्रिक्स की उत्पत्ति देखिए कहाँ से हुआ है। तो इस समूह की अवधारणा 2001 में गोल्डमैन सक्स पेपर में रखी गई थी। इसमें ऐसे देशों को शामिल किया गया था जिनकी अर्थव्यवस्था 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद थी, अर्थात जो G7 शामिल नहीं थे। ब्रिक्स देशों ने 2006 में अपनी वार्ताएं शुरू की है। वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने से ब्रिक का नाम ब्रिक्स बन गया। सचिवालय इसका कोई सचिवालय, आर्थिक स्थायी सचिवालय नहीं है, कार्यालय कोई नहीं है ऐसा। वर्तमान सदस्य तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। याद कर लीजिए इतने, क्या पता इसके बाहर पूछे और पूछ दे कि कौन से इसी सदस्य नहीं है, क्योंकि जैसे एक बार यूपीएससी में पूछा हुआ था G20 के बारे में कौन सा सदस्य है। चलिए आगे है, ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण पहले देख लीजिए। वर्तमान सदस्य ब्राज़ील, रूस यहाँ से है, पहल ये है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB सदस्यों को अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करने के लिए ब्रिक्स ने आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था शुरू की है। संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु टीकों के लिए ब्रिक्स अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की गई है। सतत तौर पर पर्यटन की बहाली और विकास में तेजी लाने के लिए हरित पर्यटन हेतु ब्रिक्स गठबंधन। कुछ और भी संबंधित सुर्खियां हैं, जैसे कि NDB के बारे में देखिए। तो NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा। इस बैंक का परिचालन 2015 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य उभरते बाजारों और विकासशील देशों में EMDCS में अवसंरचना तथा सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। सदस्य इसके तो ब्रिक्स राष्ट्र बांग्लादेश, यूएई और मिस्र। उरुग्वे एक संभावित सदस्य है और विलय पत्र जमा करने के बाद वह आधिकारिक सदस्य बन जाएगा। मुख्यालय इसका शंघाई चीन में है। NDB का मुख्यालय कहाँ है? तो शंघाई चीन में है। चीन के बाद भारत NDB से वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग में भाग लिया। ब्रिक्स के अलावा ब्रिक्स देशों के मित्र देशों ने भी इस बैठक में भाग लिया। यह देश बेलारूस, बुरुंडी, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, कजाकिस्तान, क्यूबा है। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स पहल का उद्देश्य करीबी सहयोगियों के साथ ब्रिक्स से संवाद को बढ़ावा देना और इसके प्रभाव में वृद्धि करना है। अब चलिए जानते हैं SCO के बारे में। तो सुर्खियों में है, पहली बार भारत की अध्यक्षता में SCO का 23वां शिखर सम्मेलन आभासी रूप में आयोजित किया गया था। भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए SCO राष्ट्र प्रमुखों की परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। अन्य संबंधित तथ्य इसके देखिए। तो भारत ने 2022 में समरकंद शिखर सम्मेलन में SCO की अध्यक्षता ग्रहण की थी और इसकी अध्यक्षता सदस्यों के बीच रोटेट होते रहती हैं। कजाकिस्तान SCO का अगला अध्यक्ष है। शिखर सम्मेलन के मुख्य विशेषताएं तो विषय टूवर्ड्स अ सिक्योर
नागरिकों की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्षेत्र से कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी इन द रीजन, एकता यानी यूनिटी, और रेस्पेक्ट सॉवरेंसी एंड इंटीग्रिटी यानी प्रसंप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान, पर्यावरण संरक्षण इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ज्ञातव्य है कि 2018 के एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री के सिक्योर पद को प्रस्तुत किया था। नई दिल्ली घोषणा पत्र। आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी समूहों की गतिविधि से निपटने तथा धार्मिक असहिष्णुता, आक्रामक राष्ट्रवाद, निजातीय व नस्ली भेदभाव, जेनोफोबिया, विदेशियों के प्रति घृणा आदि के प्रसार को रोकने के लिए नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने एससीओ के तहत योजना सहयोग के लिए निम्नलिखित 5 स्तंभों पर और फोकस क्षेत्रों का सृजन किया है। स्टार्टअप और नवाचार, डिजिटल समावेशन, युवाओं को सशक्त बनाना, परंपरागत चिकित्सा तथा साझी बौद्ध विरासत। इस सम्मेलन में ईरान को नए सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया, 9वां सदस्य हैं। काशी यानी वाराणसी को एससीओ की पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको क्वेश्चन याद कर लीजिए। क्वेश्चन किसी पुलिस के एग्जाम में पूछा था या आरओ के एग्जाम पूछा हुआ था, ऐसे किसी में पूछा हुआ था कि पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया था वाराणसी में, तो वो एससीओ का था। उसमें ऑप्शन था G20 भी, तो याद रखिए ये एससीओ का रहेगा। संघाई सहयोग संगठन के बारे में देख लीजिए। उत्पत्ति 2001 में स्थापना इसकी हुई थी। संघाई शिखर सम्मेलन के दौरान रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। प्रमुख लक्ष्य उद्देश्य देख लीजिए इसका। सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना, सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान करना, सैन्य सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करना, आतंकवाद का मुकाबला करना, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन आदि क्षेत्र में सहयोग करना। सदस्य देखिए इसके। ईरान, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान देखिए इसमें नहीं है, ठीक है। तो 5 नाम जो होते हैं उसमें से तुर्कमेनिस्तान हटा दीजिए, बाकी सब रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद करने का तरीका है। और उसके बाद और भी कर लीजिए। उसके ऊपर क्या है, रूस है, और बगल में चीन है और ईरान है। ईरान बहुत इजराइल पे कर रहा है, और एक पाकिस्तान है जो हम लोग के यहाँ। इसमें 3 पर्यवेक्षक देश बेलारूस, मंगोलिया और अफगानिस्तान, 6 डायलॉग पार्टनर्स आर्मेनिया, तुर्की, अजरबैजान, नेपाल, श्रीलंका और कंबोडिया शामिल है। 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इसकी संरचना के बारे में देखिए। राष्ट्राध्यक्षों की परिषद निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। सरकार के प्रमुखों की परिषद दूसरी सर्वोच्च परिषद संस्था। 2 अस्थायी निकाय, बीजिंग चीन स्थित सचिवालय और ताशकंद स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद के विरोधी संरचना। रैट्स यानी RATS आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में एससीओ के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा वार्ता की सुविधा प्रदान करना है। भारत इसका सदस्य है। अन्य जानकारी देख लीजिए इसके। एससीओ की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी है, और एससीओ 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के बारे में देखिए, विस्तार से पढ़ेंगे इसको। तो सुर्खियों में है एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए एक नई कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी शुरू की है। अन्य संबंधित तथ्य। भारत के लिए कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी एशियाई विकास बैंक की स्ट्रेटजी 2030 तक की कार्यप्रणाली से संबंधित 7 प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगी। इस स्ट्रेटजी के निम्नलिखित 3 प्रमुख स्तंभ हैं। संरचनात्मक बदलाव और रोजगार सृजन में तेजी लाना, पर्यावरण अनुकूल समृद्धि को बढ़ावा देना, और सामाजिक आर्थिक समावेशन को मजबूत करना। तो ADB की स्ट्रेटजी 2030 के तहत 7 ऑपरेशन प्रायोरिटीज है। तो मौजूदा निर्धनता को दूर करना, यहाँ पर है मौजूदा निर्धनता को दूर करना और असमानताओं को कम करना, लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को और बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, जलवायु और आपदा संबंधी लचीलेपन का निर्माण करना तथा पर्यावरणीय संधारणीय को बढ़ावा देना, शहरों को रहने के लिए और बेहतर बनाना, ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, गवर्नेंस और संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना। अब चलिए इधर देखते हैं। तो ADB कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी के बारे में। कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी CPS बोलते हैं इसको। ADB का प्राथमिक प्लेटफॉर्म है। यह देश स्तर पर विकास संबंधी परिणामों के लिए कार्यक्रमों को डिजाइन करता है। स्ट्रेटजी 2030 के तहत ADB के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र को समृद्ध, समावेशी, लचीला व संधारणीय बनाने के
अपने विजन का विस्तार करना, चरम गरीबी और उन्मूलन संबंधी अपने प्रयासों को भी जारी रखना, ऐसे लिखेंगे, प्रयासों को भी जारी रखना। लागत साझाकरण व्यवस्था, एडीबी इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी की अवधि के दौरान समग्र ऋण पोर्टफोलियो के लिए घरेलू लागत साझाकरण का पैटर्न 70-30 है। एशियाई विकास बैंक एडीबी के बारे में, तो उत्पत्ति इसकी 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। चलिए अब आगे देखते हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, तो इसको शॉर्ट में बोलेंगे IPEF। क्यों है सुर्खियों में? तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित की गई। IPEF के बारे में, उत्पत्ति इसे तो मई 2022 में टोक्यो में लॉन्च किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों ने संयुक्त राष्ट्र रूप से लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि, शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ साझेदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करना। सदस्य IPEF के 14 भागीदार देश हैं। ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य और USA नहीं, और मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और USA है। IPEF का महत्व देख लीजिए, तो इसके महत्व देखेंगे तो यह आपूर्ति श्रृंखला को अधिक मजबूत और लचीला बनाएगा। एक मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का निर्माण किया जा सकेगा। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का विकल्प तैयार करने में मदद करेगा। इसके चलते वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से बेहतर तरीके से एकीकृत होने में भारत को मदद मिलेगी। इसके 4 स्तंभ देख लीजिए, तो 4 स्तंभ में व्यापार स्तंभ और आपूर्ति श्रृंखला स्तंभ, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। साझेदारों को 4 सभी स्तंभों से जुड़ना अनिवार्य नहीं है। भारत में IPEF के स्तंभ 2nd, 3rd और 4th से जुड़ गया है, यानी कि आपूर्ति श्रृंखला जुड़ा है, स्वच्छ अर्थव्यवस्था जुड़ा है, निष्पक्ष से जुड़ा है, व्यापार स्तंभ से नहीं जुड़ा है, जबकि व्यापार स्तंभ में इसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन। तो क्यों सुर्खियों में है? तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ 2 वर्ष के कार्यकाल 2024-25 के लिए फिर से चुना गया है। IMO के बारे में देख लीजिए, उत्पत्ति इसकी स्थापना 1948 में IMO कन्वेंशन को अपनाने के बाद हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, मुख्यालय लंदन में है। उद्देश्य इसका आपसी सहयोग के जरिए सुरक्षित, सिक्योर, पर्यावरण के अनुकूल, कुशल और सतत पोत परिवहन को बढ़ावा देना है। सदस्य इसके भारत सहित 176 सदस्य देश और 3 एसोसिएट सदस्य। संरचना इसमें 1 सभा पर 1 परिषद, 5 मुख्य समितियां और कई उप समितियां शामिल हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए IMO की भूमिका, पोतों से होने वाले समुद्री प्रदूषण पर रोकथाम। IMO ने मार्पोल कन्वेंशन के माध्यम से पोतों से होने वाले समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और उसे कम करने का प्रयास किया है। विशेष रूप से संवेदनशील समुद्री क्षेत्र, यह अतिरिक्त सुरक्षा के लिए IMO द्वारा निर्दिष्ट एक विशेष क्षेत्र है। लंदन डंपिंग कन्वेंशन और प्रोटोकॉल, इस कन्वेंशन के तहत समुद्र की तहत सतह के नीचे भूगर्भीय संरचनाओं में कार्बन कैप्चर और प्रच्छादन की प्रक्रिया भी नियंत्रित की गई है। IMO 2020 नियम 2020 में जहाज़ों पर उपयोग किए जाने वाले ईंधन में सल्फर सामग्री पर एक नई न्यूनतम सीमा लागू की गई थी। एनर्जी इफिशियंसी एग्जिटिंग शिप इंडेक्स वर्ष 2023 से सभी जहाज़ों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी ऊर्जा दक्षता को मापने के लिए अपने प्राप्त एनर्जी इफिशियंसी एग्जिटिंग शिप इंडेक्स की गणना करें। इसके अलावा उन्हें यह भी कहा गया है कि वे अपने वार्षिक ऑपरेशनल कार्बन इंटेंसिटी इंडिकेटर और CII रेटिंग की रिपोर्टिंग के लिए डेटा का संग्रह प्रारंभ करें, जैसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। यहाँ थोड़ा IMO के बारे में और देख लेते हैं। यह परिषद IMO की कार्यकारी निकाय है। क्या है? तो ये कार्यकारी निकाय है, IMO के कार्यों की निगरानी करती है। परिषद में सदस्य देशों की संख्या 40 है और इसके सदस्यों को असेंबली द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, मतलब कि 2 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं सदस्य जो होते हैं। नेक्स्ट है G7, ग्रुप ऑफ 7। बहुत सुर्खियों में रहता है ये G7, तो इसको ध्यान से देखिए। हाल ही में G7 49वां शिखर सम्मेलन हिरोशिमा जापान में आयोजित किया गया था। इसमें भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील आदि देशों को भी आमंत्रित किया गया था। ग्रुप 7 के बारे में उत्पत्ति देखिए। G7 मूल रूप से G8 1973 में के रूप में शुरू हुआ। 1975 में इसे स्थापित किया गया था।
अग्रणी औद्योगिक राष्ट्रों का एक औपनिवेशिक औपचारिक मंच। इस समूह में शामिल देशों का वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर वर्चस्व है। उद्देश्य देखेंगे इसका, तो इस संगठन की बैठक वार्षिक रूप से वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती है। इसके अतिरिक्त इन बैठकों में मौजूदा परिस्थितियों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। इसको G7 का प्रतिनिधित्व करता है वैश्विक स्तर पर 25% CO2 उत्सर्जन करना, वैश्विक GDP 46%, वैश्विक जनसंख्या का 1/10। इसके सदस्य देश देख लीजिए, तो देखेंगे यहाँ पर तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA। ठीक है, जहाँ कनाडा रहेगा वहाँ USA रहेगा, फ्रांस जहाँ रहेगा वहाँ UK भी रहेगा, और जर्मनी जहाँ रहेगा वहाँ इटली भी रहेगा, और जापान को अलग से ले लीजिए एशिया में। G7 को कोई अस्थायी सचिवालय कार्यालय नहीं है। 1998 में G7 शामिल हुआ, जिसमें G8 का गठन हुआ, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के लिए रूस को बाहर कर दिया गया था। और यूरोपीय संघ G7 के सदस्य नहीं है, परंतु यह इसके वार्षिक शिखर सम्मेलनों में भाग लेता है। G7 की उपलब्धियाँ क्या है?